गजल के लोग तुम्हारे हैं मुंतज़िर, बज़्मे गजल के लोग तुम्हारे हैं मुंतज़िर। नजरों के साथ साथ नजारे हैं मुंतज़िर, बज़्मे गजल के लोग तुम्हारे हैं मुंतज़िर। आ जाइए कि आपसे मिलने के वास्ते, आ जाइए कि आपसे मिलने के वास्ते। जुगनू चराग चांद सितारे हैं मुंतज़िर, जुगनू चराग चांद सितारे हैं मुंतज़िर, बज़्मे गजल के लोग तुम्हारे हैं मुंतज़िर, तुम्हारे हैं मुंतज़िर, तुम्हारे हैं मुंतज़िर। बज़्मे गज़ल में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद आज़म शाह। आदाब नाज़रीन, गज़ल ज़ेब-उन-निसा की खामोश मोहब्बत की जलती पिघलती शमा की लरज़ती कांपती रोशनी है। वो शमा जो मोहब्बत की राहों पर अपना दिल जलाकर चरागा करती है। ये कश्मीर की वादी में हब्बा खातून के दर्द भरे गीतों की आवाज़ है। चनाब की लहरों में मचलता हुआ गम का नगमा है। गंगा जल की पाकीज़गी है। अरब की रेगज़ारों पर पड़े मजनू के पाँव के छाले की कसक है। लैला के टूटे हुए आईना दिल की किरच है। फरहाद के तेशे की ज़रब है। ख्वाब शीरी के अरमानों की तड़प है। गज़ल मोहब्बत की बार बार दोहराई जाने वाली एक ऐसी अमर कहानी है जो दुनिया के हर खित्ते में प्यार से सुनी और सुनाई जाती है। प्यार की इस अमर कहानी को दोहराने के लिए बज़्मे गज़ल में तशरीफ़ ला रहे हैं मारूफ शायर मोहतरम जनाब महेंद्र सिंह अश्क। हम जब उनके नगर जाएंगे, हम जब उनके नगर जाएंगे, लोग जल जल के मर जाएंगे, लोग जल जल के मर जाएंगे। मेरे अश्कों को मत पहुँचिए, मेरे अश्कों को मत पहुँचिए, मेरे अश्कों को मत पहुँचिए। खून से हाथ भर जाएंगे, खून से हाथ भर जाएंगे। ज़ब्त का नाम है जिंदगी, ज़ब्त का नाम है जिंदगी, ज़ब्त का नाम है जिंदगी। कुछ कहेंगे तो मर जाएंगे, कुछ कहेंगे तो मर जाएंगे। उनसे तन्हाई में पूछना, उनसे तन्हाई में पूछना, उनसे तन्हाई में पूछना। सामने तो मुकर जाएंगे, सामने तो मुकर जाएंगे। रुक गए पाँव ये सोच कर, रुक गए पाँव ये सोच कर, रुक गए पाँव ये सोच कर।
कौन है किसके घर जाएंगे, कौन है किसके घर जाएंगे। ओ हम तो खुशबू है दोस्त, हम तो खुशबू है दोस्त, हम तो खुशबू हैं ए दोस्त, हम दुश्मनों के भी घर जाएंगे, दुश्मनों के भी घर जाएंगे। और इतने हसास हैं अश्क हम, इतने हसास हैं आश्क हम, छूते छूते बिखर जाएंगे, छूते छूते बिखर जाएंगे। हम जब उनके नगर जाएंगे, हम जब उनके नगर जाएंगे, लोग जल जल के मर जाएंगे, लोग जल बज़्म गज़ल में खैर मक़दम है जी। शुक्रिया। और सबसे पहला तो सवाल हर जगह ज़ाहिर यही किया जाता है कि आपकी शायरी की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरी शायरी की शुरुआत दरअसल मुझे शायरी विरसे में मिली है। अच्छा अच्छा अच्छा। उर्दू मेरे घर की ज़बान, शायरी मेरे वालिद मोहतरम मरहूम वो भी शायर थे जी। और आपको हैरत होगी कि मेरे दादा मरहूम भी शायर थे, शेर कहते थे, गज़ल कहते थे। क्या बात है। चूँकि ज़मींदार ख़ानदान था और उस ज़माने में ज़मींदार ख़ानदानों में उर्दू और शायरी गज़ल जी जी। ये दोनों चीज़ें रहा करती थी। तो मैंने जिस माहौल में आँख खोली उसमें मुझे उर्दू भी मिली और उसमें मुझे गज़ल भी मिली। क्या बात है। तो अच्छा, जो अशार कहते थे आपके अजदाद, तो उनमें से क्या उसको घर में ही पढ़ा करते थे या महफिलों में? हाँ, जाहिर है कि वो मशायरों में आना जाना उनका नहीं होता था जी जी। लेकिन वो शेर कहते थे, उसे अपनी डायरीज में महफूज रखा करते थे। कभी कभी कोई बहुत अच्छा शेर हो जाता था तो कहते हैं कि अच्छा शेर आवारा हो जाता तो वो मशहूर भी हो जाता था जी जी। लेकिन वो मशायरों में नहीं जाते थे, घर पर बैठ कर शायरी करते थे, उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी। जी जी, जाहिर है। तो किस उम्र से आपने शायरी करना शुरू किया? मैं तकरीबन, आपको हैरत होगी कि मैं 12 बरस की उम्र से शेर कहता हूँ। 12 बरस की उम्र से क्या बात। 12 बरस की उम्र में जो आपने पहला शेर कहा था, याद है कुछ या नहीं? हाँ, वो तो मुझे याद नहीं है पहला शेर मैंने क्या कहा। जाहिर है वो शेर भी कैसा होगा। हाँ, नहीं, लेकिन चूंकि वालिद मोहतरम मेरे शायरी करते थे, मैं उनके पास बैठता था तो वो तुकबंदी कोई ना कोई रही होगी, मुझे बहरहाल याद नहीं। लेकिन जो सबसे पहले सलीके के एक दो शेर मैंने कहे वो मैं आपको सुना सकता हूँ। इरशाद इरशाद। जिन्हें मैं समझता हूँ कि मैंने हाँ वाकई शऊरी तौर पर एक अच्छा शेर कहा या सलीके की शायरी की। तो इसका एक मतलब शेर मुझे याद आता है, हमें जब नशेमन बनाने की सूझी, बहुत खूब, हमें जब नशेमन बनाने की सूझी, फलक तुझको बिजली गिराने की सूझी। क्या बात है। ये किस उम्र का ख्याल था? ये तकरीबन 16 या 17 बरस की उम्र का शेर। क्या बात है। हमें जब नशेमन बनाने की सूझी, फलक तुझको बिजली गिराने की सूझी, और चला जब न कुछ काम दैरो हरम से, जबी को तेरे आस्ताने की सूझी। बहुत खूब। तो अच्छा, ये जो शेर आपने कहा था, इसमें कहीं किसी से कहीं इस्लाह मिली थी या बिल्कुल पूरी तरह से आती है? नहीं, इनमें इस्लाह है। मेरे जो एक हकीम खुर्शीद हुआ करते थे शाहजहाँपुर किठौर में। अच्छा। किठौर, मेरठ जिले में किठौर में हकीम खुर्शीद साहब बड़े अच्छे हकीम भी थे और बहुत अच्छे शायर भी थे। मैं चूँकि वहाँ कॉलेज में पढ़ता था, माशरा कॉलेज है जी जी। तो बहरहाल इसमें उनकी इस्लाह थी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ओरिजिनल थिंकिंग जो थी वो मेरी अपनी थी, लफ्ज़ों की कुछ इस्लाह उनकी इसमें थी। फिर ये शायरी का सफ़र जो है लड़कपन से आगे की तरफ कैसे बढ़ना शुरू हुआ? आगे की तरफ से ऐसे बढ़ना शुरू हुआ कि वो मेरी दोस्ती अपने ज़्यादातर ऐसे लोगों से थी जो उर्दू वाले थे, उर्दू बोलते थे, उर्दू लिखते थे, उर्दू पढ़ते थे, और मुझे वही माशरा अच्छा भी लगता था। और मुझे बचपन से ख्वाहिश होती थी कभी, जब मैं असातिज़ा को पढ़ता था, कि मैं भी कभी जिगर मुरादाबादी बनूँ। जैसे ख्वाहिश होती है, अब वो पाए तकमील तक पहुँचे ना पहुँचे ये अलग बात है। हाँ, लेकिन तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी जिगर मुरादाबादी बनूँ, अच्छा शेर कहूँ, हिंदुस्तान में मशायरे पढ़ूँ, हिंदुस्तान में जाना जाऊँ, पहचाना जाऊँ। तो इसी ख्वाहिश, यही ख्वाहिश मुझे लगातार आगे बढ़ाती थी। उसके बाद ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक ऐसे उस्ताद मिल गए, यानी जिगर साहब के शागिर्द हज़रत आरिफ अब्बासी साहब मरहूम जानशीन जिगर, और उनके शागिर्द बेकल उत्साही और मेरे उस्ताद मोहतरम साबिर आरफी सैंसपुरी। क्या बात। उनकी तरबियत और उनकी मेहनत, उन्होंने इस कदर मेहनत मेरे साथ की। मेरी अपनी मेहनत अपनी जगह जी जी, लेकिन मेरे उस्ताद ने मेरे साथ इस कदर मेहनत की कि मैं आज भी याद करता हूँ, सोचता हूँ कि वाकई उस्ताद जाए उस्ताद खाली हस्त, जी जी। उस्ताद की जगह हमेशा खाली रहती है।
तो आपने वैसे गज़लें ज़्यादा लिखी हैं, नज़में ज़्यादा लिखी हैं, कौन? देखिए मैंने नज़में तो बराए नाम, लेकिन जो नज़में लिखी हैं वो जहाँ पढ़ी हैं लोगों ने बहुत उनकी पजीराई की है, बहुत उन्हें सराहा है। 2 3 4 नज़में मुश्किल से, वरना मुकम्मल शायरी गज़ल की। वैसे मैंने नात भी लिखी हैं, मनक़बत भी लिखी हैं, सलाम भी लिखे हैं, यहाँ तक कि नोहे भी लिखे हैं। बहुत खूब। और गज़लें तो बाहर आ रही हैं। मतलब आपने कोई जहद छोड़ी नहीं। तकरीबन। अच्छा, जब गज़ल की बात निकल ही आई है तो क्यों ना एक खूबसूरत सी गज़ल हो जाए। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको गज़ल सुनाता हूँ। बिल्कुल। मतलब समाज फरमाया उसका कि छोटी बहर की गज़ल है। ये चल। वो जो ताज़ा गुलाब जैसा है, वो जो ताज़ा, वो जो ताज़ा गुलाब जैसा है, छू न लेना अज़ाब जैसा है, वाह, बहुत छू खूब। न लेना अज़ाब जैसा है, वो जो ताज़ा। आज़म साहब शाह साहब शेर सुना खास तौर पे। जी इरशाद। मैंने कानों से मैं कशी की है, मैंने कानों से, मैंने कानों से मैं कशी की है, जिक्र उसका शराब जैसा है, वाह, बहुत खूब, जिक्र बहुत खूब। उसका शराब जैसा है, वो जो ताज़ा। और ये शेर इस बात फरमाए। अच्छा। उसको पढ़ने में उम्र गुजरेगी, उसको पढ़ने में, उसको पढ़ने में उम्र गुजरेगी, वो मुकम्मल किताब जैसा है, वो मुकम्मल किताब जैसा है, बहुत अच्छा, बहुत। वो जो ताज़ा। देखिए एक शेर पेश कर रहा हूँ। जी अच्छा। एक अजीब एक अछूता सा ख्याल मैंने कोशिश की इसे पेश करने की। मुलाज़ा फरमाएं। एक आहट से टूट जाता है, एक आहट से, एक आहट से टूट जाता है, नींद का जिस्म ख्वाब जैसा है, नींद का जिस्म ख्वाब जैसा है, बहुत उम्दा। वो जो ताज़ा। आखिरी शेर इसका पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। जी इरशाद। अक्स किसका घुला है दरिया में, अक्स किसका, अक्स किसका घुला है दरिया में, सारा पानी शराब जैसा है, सारा पानी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शराब जैसा है। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत खूब। आपका दिल तो हालांकि यही चाह रहा था कि यूं ही आप पढ़ते रहें, सुनते रहें। बहुत ही उम्दा, और ख़ास तौर से कानों का मैकशी का जो आपने मिलान किया, बहुत ही हसीन अंदाज से, सचमुच एक अनोखा ख्याल है। आप बैरून मुल्क भी गए हैं मुशायरे पढ़ने के लिए? जी, मैं पाकिस्तान गया हूँ, कराची। बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी मुशायरा था, उसमें कई मुल्कों के शुअरा कराम को दावत दी गई थी। जी जी। मैं भी उसमें गया था, और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे बहुत सुना गया वहाँ पर, बहुत कामयाब हुआ। इसके बाद अब कई जगह के और दावतनामे, अब जब जाना होगा तो जाना होगा। हमेशा से मुशायरे पढ़ते रहे हैं और छोटी उम्र से पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ के सामीन को, वहाँ के अवाम को कैसा पाया आपने मुशायरा पढ़ते वक्त? अशार कहते हैं वहाँ के अवाम में और यहाँ के अवाम में बहुत फ़र्क है बुनियादी तौर पर। उसकी वजह है कुछ ख़ास। जी।
एक तो मैं मशायरे के सिलसिले में आपसे बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ मशायरा होता है गज़ल का, तो उसमें सबसे पहले जिसे हम बहुत ज़रूरी अपना फरीज़ा समझते हैं, नात पाक से हमारा मशायरा शुरू होता है। पाकिस्तान में मशायरे से पहले कोई नात नहीं पढ़ी जाती, सीधा मशायरा शुरू हो जाता है गज़ल से। एक बात। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ के मशायरों का तरीक़ा ये है कि ख़वातीन एक तरफ होती हैं, हज़रात एक तरफ होते हैं। कभी कभी और ज़्यादातर कुर्सियों पर होते हैं, एक तरफ ख़वातीन बैठी हुई है, एक तरफ हज़रात बैठे हुए हैं, या उनके लिए अलग से इंतज़ाम किया गया पर्दे का। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ ख़वातीन और हज़रात जो मिक्सअप बिल्कुल सब एक साथ मिल करके नीचे बैठते हैं, कोई कुर्सी वहाँ पर नहीं होती। एक ये ख़ास वहाँ का मुशायरा है। तीसरी बात ये कि वहाँ पर ख़ास जो ट्रेंड है वो ये है, ज़्यादातर, पूरी तरह से नहीं मगर ज़्यादातर, कि वहाँ पर तरन्नुम के लिए कोई नंबर नहीं है। आप तरन्नुम से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, वो बुराई नहीं है, तरन्नुम होना तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि खुदादाश है, अल्लाह देता, कोई अपने आप तो तरन्नुम बना नहीं सकता। लेकिन वहाँ नंबर शायरी को ज़्यादा मिलते हैं। आप तरन्नुम से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन शायरी को ज़्यादा वहाँ पर नंबर मिलते हैं, ये बुनियादी फ़र्क वहाँ पर है। एक सवाल था हमारे जहन में, अक्सर मैं मुशायरे देखते हुए वो एक चीज़ थी जिसे महसूस करता था, मेरा दिल चाहता था कि कोई आप जैसे अच्छे शायर मिलें तो उनसे पूछा जाए। तो दाद का तरीका आजकल कुछ बदलता गया है। पहले लोग दाद दिया करते थे तो एक उसमें कुछ जुमले होते थे, कुछ अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल होता था। अब कई बार ये होता है कि लोग तालियां बजाते हैं, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है जब आप कोई अच्छा शेर कहते हैं तो तालियों में दाद आपको मिलती है बजाय के? देखिए, ये जो हमारे मशायरों में जो तालियां बजाई जाती हैं, मैं इसे बिदत समझता हूँ। ये गलत है, बिदत है। और ये बिदत कभी सम्मेलनों से हमारे मशायरों में आई है। हमारे मशायरों की तहजीब में ये कभी शामिल थी ना है ना होगी। ये हमारे उर्दू मशायरों में कभी सम्मेलनों से आई है। हकीकत ये है और सच्चाई ये है कि मशायरे में ताली बजाना जो है वो मतरूक है, मायूब है, अच्छा नहीं है। आप शेर सुनिए, शेर पर वाह वाह कीजिए, नात का शेर है सुभान अल्लाह कीजिए, गज़ल का शेर है वाह वाह कीजिए, लेकिन ये ताली बजाना जो है, और अब चूँकि बढ़ता जा रहा है इसका चलन, उसकी वजह यह है कि लोग तहजीब, जो हमारी तहजीब रही है हिंदुस्तान की, और हमारी ज़बान उर्दू, उससे बेबहरा होते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पर नई नस्ल, वो जानती नहीं उर्दू क्या है, ना वो लिखना जानती है, ना वो पढ़ना जानती है, ना वो उसका तलफ़ुज़ दुरुस्त है, ना उसे सुनने में मज़ा आता है। जब वो बोलना ही नहीं जानता तो सुनने में क्या लुत्फ़ आएगा। चुनाचे वो तालियां बजाते हैं या हूटिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे मशायरों की तहजीब में कभी शामिल थी ना हैं और ना कभी होंगी। ये दूसरी तरफ से आई हैं और इनका बाइकाट बहरहाल हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो अच्छे लोग हैं, सामाइन में भी हैं अच्छे लोग, वो भी, और शोराए कराम तो बहरहाल कर ही रहे हैं, इनका बाइकाट हो रहा है। भाई साहब, अब दिल ये चाह रहा है आपसे बातें करते करते कि आपके मुतफरिक अशार सुने जाएँ, जो वो अशार जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद हो। हालाँकि होता तो ये है कि जब किसी शायर से कहते हैं कि आप अपने अच्छे अशार पढ़िए तो होते कहते हैं मेरे तो सारे अशार बहुत अच्छे हैं, मुझे सभी पसंद हैं, लेकिन फिर भी चंद ऐसे अशार जो हमें सुनाना पसंद है। बहुत अच्छी बात है आपने। देखिए, आज़म शाह साहब सुनाने के लिए गज़ल के बहुत सारे शेर हैं, लेकिन चूँकि मेरा तारुफ़ उर्दू के हवाले से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर कराया जाता है और होता है और है भी, तो मैं दो शेर गज़ल के सुनाने के बाद आपको उर्दू के सिलसिले में कुछ शेर सुनना चाहता हूँ, इसलिए कि ये ज़रूरी भी है जी, ताकि दूसरे लोग ये महसूस ना करें कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। ये जो इल्ज़ाम बहुत से लोग लगाते हैं, बहुत ही बेहुदा इल्ज़ाम है। ये उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हर हिंदुस्तानी की ज़बान है। बिल्कुल। उर्दू हमारी तहजीब का नाम है, उर्दू कोई ज़बान का नाम नहीं है, उर्दू तहजीब का नाम है। बहुत। तो मैं एक मतलब एक शेर गज़ल का जिसे इसलिए ख़ास तौर पर सुनाना चाहता हूँ कि तर्क ताल्लुक़ के मौजू पर वो लेटेस्ट शेर है उर्दू शायरी का। जी, अच्छा। अहमद फराज जैसे बड़े शायर ने भी उसकी बेहद पजीराई की, बेहद तारीफ़ की। कैफ भोपाली, खुबार बाराबंकी साहब, मौजूदा नस्ल में हमारे राहत भाई। तो मैं सुनाना चाहता हूँ एक मतलब एक शेर, उसके बाद उर्दू के सिलसिले में कुछ शेर सुनाऊँगा। मतलब यूँ कहा कि तुमसे तनहा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। तुमसे तनहा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। अब यहाँ लौट के कौन आएगा, तुम साथ चलो। क्या बात है, बहुत अच्छी। तुमसे तनहा न रहा जाएगा, तुम साथ चलो। अब यहाँ लौट के कौन आएगा, तुम साथ चलो। लोग जब तर्के ताल्लुक़ का सबब पूछेंगे, लोग जब तर्के ताल्लुक़ का सबब पूछेंगे, मुझसे कुछ भी ना कहा जाएगा, तुम साथ चलो। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत। मुझसे कुछ भी ना कहा जाएगा, तुम साथ चलो। आजकल जो गज़लें कही जा रही हैं, आप उनसे किस हद तक मुतमईन हैं? वो देखिए, वो मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि हमारे जो मसाइल हैं, शायर जो कुछ देखता है, जो उसका मुशाहिदा होता है, जो उसका तजर्बा होता है, उसी को अपनी गज़ल में वो अपने लफ्ज़ों को पैकर देकर उसे ढालता है। तो हमारे जो मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो अगर गज़ल या शायर
उन मसाइल की नुमाइंदगी ना करे, उन मसाइल को आवाम तक न पहुँचाए, तो ये ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी ये है कि फ़नकार शायर जो महसूस करे उसी को अपने लफ्ज़ों के ज़रिए आवाम तक पहुँचाए। तो जो आज का दौर है, जो असली तकाज़े हैं, यूँ कहिए आप, जो असली तकाज़े हैं, आज का शायर उनकी भरपूर नुमाइंदगी कर रहा है और उन्हें भरपूर तरीके से कामयाबी के साथ अपने अशार में ढाल रहा है। ये अलग बात है कि गज़ल, देखिए हर दौर की कदरें बदलती हैं। जी। मीर और गालिब अपने दौर में जदीद थे, जिगर साहब अपने दौर में जदीद थे, आज का शायर अपने दौर में जदीद है। उस वक्त के मसाइल कुछ और थे, आज के मसाइल कुछ और हैं। उन्होंने उस वक्त की शायरी की, हमारा आज का शायर आज की शायरी कर रहा है। आज का शायर अगर उस वक्त की शायरी करने लगे तो ये अजीब सा लगेगा, उस वक्त का शायर अगर आज की शायरी करता तो भी अजीब सा लगता। तो वो अपनी जगह सही थे, आज का शायर अपनी जगह सही है। तो आज के जो लोग शायरी कर रहे हैं, गज़लें कह रहे हैं, नज़में कह रहे हैं, उस ज़ुबान के साथ किस हद तक इंसाफ कर रहे हैं, उर्दू ज़ुबान के साथ? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए कम लोग ऐसे हैं, कम, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, अंदाजे से कह रहा हूँ ये बात, किसी यानी कि कोई सनदी तौर पर नहीं कह रहा हूँ, सनद नहीं है कोई। मेरा अंदाज़ ये कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उर्दू बोलते तो हैं, पढ़ नहीं पाते या लिख नहीं पाते। चंद लोग हैं ऐसे, लेकिन हमें इस बात से मायूस नहीं होना चाहिए। हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि जो शख्स उर्दू लिख नहीं सकता या पढ़ नहीं सकता, अब जाहिर है जो लिख नहीं सकता वो पढ़ भी नहीं सकता, जी बिल्कुल, मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पढ़ तो सकते हैं, लिख नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर उर्दू है। इसलिए अगर उर्दू उनके अंदर न होती तो तलफ़्फ़ुज़ उनका दुरुस्त कैसे होता? जी बिल्कुल, उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है उनका एकदम एक्यूरेट है, तलफ़्फ़ुज़ उनका दुरुस्त है, इसका मतलब उर्दू उनके अंदर है। अब अगर उन्होंने पढ़ना सीख लिया है तो इंशाअल्लाह कल लिखना भी सीखेंगे। हमें उनकी हौसला अफजाई करनी, हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे, मेरी नज़र में नहीं है, कोई हो सकता है, तो हमें खुश होना चाहिए कि वो काम तो हमारी उर्दू का कर रहे हैं, अपने माशरे में भी, अपने घर भी, और जहाँ जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ भी उर्दू के शेर सुनाते हैं, अपने उर्दू बोलते हैं, वो भी हमारा काम कर रहे हैं। ऐसा आप बज़्म गज़ल में तशरीफ़ लाए, अब दिल यही चाह रहा है कि आपसे कुछ ऐसी बात ही पूछ लिया जाए, कोई ऐसा मुशाहिदा, कुछ ऐसा तजुर्बा जो मुशायरे की दुनिया में आपको रहा हो और आप वो हमारे साथ शेयर करना चाहें, मैं हमारे नाज़रीन को बताना चाहें, कोई ऐसा वाक़या ज़हन में है इस वक्त? देखिए पहले तो मैं बज़्म गज़ल के अराकीन को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज के दौर की ज़रूरत को देखते हुए, जी, जो हमारा तकाज़ा है इस वक्त, ज़रूरतें हैं हमारी कि हम उर्दू गज़ल को, या यूँ कहूँ उर्दू ज़बान को, उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जो उर्दू ज़बान से ना वाकिफ़ हैं। इसके लिए मैं बज़्म गज़ल के जो अराकीन हैं उनके लिए मज़ीद और बहुत बहुत उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया, बहुत अच्छा काम किया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो बहुत कामयाबी के साथ इस काम को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ख़ास बात मैंने ये महसूस की इस बज़्म गज़ल में आकर कि बज़्म गज़ल के अराकीन ने ये कोशिश की है कि उन लोगों को बुलाया जाए या उन लोगों को दावत दी जाए या उन लोगों का इंटरव्यू लिया जाए कि जो वाकई में उर्दू वाले हैं, जो वाकई में उर्दू से जुड़े हुए हैं, सही मायनों में उर्दू से जुड़े हुए हैं। इस बात के लिए मैं और ख़ास तौर पर उन्हें उनके मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। रही बात मेरी ज़िंदगी के कुछ बातें शेयर करने की, तो तकरीबन 40 बरस से बाकायदा मैं शायरों के स्टेज पर हूँ। शायरी तो 12-13 बरस की उम्र से मैंने आपसे पहले अर्ज़ कर ही दिया कर रहा हूँ। तकरीबन 40 बरस से मैं शायरों के स्टेज पर भी हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किन लोगों में हूँ। हमेशा ऐसा मुझे लगा कि जैसे मैं अपने भाइयों में हूँ, अपने ही घर में हूँ। उर्दू मशायरों में भी, उर्दू शायरों के का मेरे साथ इतना अच्छा सलूक रहा, इतना बेहतरीन सलूक रहा, यकीन मानिए आप कि जिस दिन मैं मशायरों से आउट होऊंगा या इस लायक नहीं रहूँगा कि मशायरे पढ़ पाऊँ, तो जाहिर है तो दोस्तों रिटायर होंगे, रिटायर होऊंगा, दोस्तों से मिलना जुलना नहीं होगा। तो सोचता हूँ कि वो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। इतनी मोहब्बतें मिली हैं, खुदा की कसम, इतना प्यार मिला है इस ज़बान के हवाले से कि मैं इस ज़बान को अपनी माँ समझता हूँ। मेरी माँ है ये ज़बान। और सिर्फ एक शेर मतले के साथ मैं आपसे आखिर अपनी गुजारिश का इख्तिताम करूँगा कि गज़ल का ताज तो सर पर ज़रूर रखा है, गज़ल का ताज तो सर पर ज़रूर रखा है, मगर खुदा ने तकब्बुर से दूर रखा है। क्या बात, बहुत बहुत अच्छे। अर्श साहब, आप बज़्म गज़ल में तशरीफ़ लाए, आपने अपने मुशाहिदात, अपने तजुर्बात हमारे साथ बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई आज़म शाह साहब, मैं ख़ुद आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और बज़्म गज़ल के जो अराकीन हैं उन हज़रात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और उनसे तवक्को रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह
आइंदा भी वो इस तरह के प्रोग्राम्स कामयाबी की तरह से करते रहेंगे। मेरी नेक दुआएं और ख्वाहिशात उनके साथ हैं इंशाल्लाह, आमीन। हादसों पर अगर लिखा जाता चेहरा चेहरा नजर में आ जाता, चेहरा चेहरा नजर में आ जाता। हादसों पर सरहदों का सुलूक ठीक नहीं, सरहदों का सुलूक ठीक नहीं, फासला तो मिटा दिया जाता, फासला तो मिटा दिया जाता, फासला तो। बोलता हूँ तो होंठ जलते हैं, बोलता हूँ तो बोलता हूँ तो होंठ जलते हैं, और चुप भी नहीं रहा जाता, और चुप भी नहीं रहा जाता, और चुप भी। आँख कांटों पे रखनी पड़ती है, आँख कांटों पे, आँख कांटों पे रखनी पड़ती है, फूल यूं ही नहीं छुआ जाता, फूल यूं ही नहीं छुआ जाता। खस्ता हाली को देख कर अपनी, खस्ता हाली को देख कर अपनी, मैं भी हंसता अगर हंसा जाता, मैं भी हंसता अगर हंसा जाता। हादसों पर अगर लिखा जाता, हादसों पर अगर लिखा जाता, चेहरा चेहरा नजर में आ जाता, चेहरा। नाजरीन, बज़्म गज़ल की महफिल अगले हफ्ते फिर सजेगी और अगले हफ्ते हमारे साथ होंगे एक और मेहमान शायर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।